नमस्कार नमस्कार। बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, तो गर्मी से कुछ अब राहत है कि नहीं? दशहरा हो गया, अब तो गर्मी कुछ कम हो गई होगी आपके जहाँ नॉर्थ में। अब तो मौसम ठीक हो रहा है सर। ठीक हो गया है ना? यस सर यस सर। हम्म। अच्छा मौसम हो गया, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। चलिए बढ़िया है, पढ़ाई के लिए एकदम बढ़िया है। ठीक है बच्चों, मैंने एनएलएम की शीट शेयर कर दी है, शायद आप लोग को मिल गई होगी, नहीं मिली होगी तो वो अभी शेयर कर देंगे। कल शाम को आई थी तो मैंने जैसे ही मिली मुझे, मैंने शेयर कर दी है। तो अगर अभी तक नहीं आई है तो आज आ जाएगी। ठीक। बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर, नया सेगमेंट शुरू करेंगे, हीट। ठीक है। हीट के बाद बच्चों एक ऑसिलेशन बचते हैं और वेव्स बचती हैं। तो आप मान लीजिए कि लगभग लगभग 3 यूनिट और हैं, हीट, ऑसिलेशन और वेव्स। ऑसिलेशन मान लीजिए वेव्स का ही हिस्सा, तो हीट और वेव दो चीजें बचती हैं। उसके बाद हम लोग 12th का सिलेबस शुरू करेंगे, तो ऑलमोस्ट एंड ऑफ 11th है। ये नया चैप्टर है ना? जी बिल्कुल नया चैप्टर है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बोलिए। सर एनएलएम का असाइनमेंट कब आएगा? आज आ जाएगा भैया, मैंने शेयर कर दिया है, वो मतलब मैम को दे दिया है, वो पक्का ग्रुप में अभी डाल देंगे। हो सकता है लेक्चर के दौरान ही आ जाए, पर आज 100% आ जाएगा आपको लेक्चर खत्म होने से पहले। ओके सर। तो बच्चों ये नई यूनिट है हीट। तो हीट और वेव्स दो हमारे पास बचती हैं। उसके बाद हम लोग 12th का सिलेबस शुरू करेंगे और काफी जल्दी हम लोग का एंड 11th का एंड आ गया। अभी ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट शुरू ही किए थे हम लोग। तो होपफुली आप लोग भी लगातार बैकलॉग नहीं क्रिएट हुआ होगा, या हो गया है बच्चों बैकलॉग। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप लोग के नहीं, जो जितना आप चाहते थे उस लेवल पे नहीं प्रिपरेशन हो पाए, ऐसा हुआ है? या चल रहे थे आप लोग साथ साथ? कुछ बच्चों का शायद हो गया हो। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत बैकलॉग है। तो बढ़िया समय आ रहा है बच्चों, दीपावली की छुट्टियां रहेंगी, तो उस समय आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो जिनका भी है बैकलॉग, उस समय में आप बिल्कुल उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि उतनी लंबी छुट्टियां शायद अब आपको नहीं मिलेंगी। और तो बस यही है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बच्चों, हीट। पूरा कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा हमारा फिजिक्स का सिलेबस? हाँ हो जाएगा बेटा। 11th देखिए मैकेनिक्स ऐसा रहता है जिसमें थोड़ा समय लगता है, बाकी फिर ज्यादा बड़े चैप्टर्स होते नहीं है। तो मैं एग्जैक्ट आपको डेट कमिट करना तो मुश्किल है, पर मान लीजिए अभी हम लोग अक्टूबर एंड पे हैं, तो आपकी शायद दीपावली की छुट्टी से पहले हीट में हम लोग सिग्निफिकेंट आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग शायद हम लोग या अप्रैल तक में खत्म कर लेंगे आपका सिलेबस। फरवरी, फरवरी या मार्च मैक्सिमम, आई थिंक सो। लेट्स सी। लेकिन आपको सिलेबस मतलब आपको इतना काफी समय मिल जाएगा आपको रिवीजन के लिए, और बीच बीच में भी रिवीजन होते ही रहेंगे। जैसे आपके एआईटीएस होंगे, जैसे आपका भी एक एआईटीएस है संडे को, तो उससे पहले मैं एक आध क्लास आपका जरूर लूंगा, जिसमें कोशिश करूंगा कि सीओएम तक आपके पूरे एक बार फिर से मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के एटलीस्ट 2-3 सवाल दंगल के फॉर्म में या कैसे भी करके कवर करा दूं। तो बीच बीच में प्रैक्टिस भी होती रहेगी, रिविजन भी होता रहेगा, तो काफी सारा समय मिलेगा आपको, है ना? तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए उस चीज के लिए। आइए बच्चों शुरू करते हैं हीट। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आप ही लोगों से पूछ लेता हूं कि हीट, या चलिए टेम्परेचर, दो चीजें बच्चों आज पढ़ेंगे हम लोग। एक तो टेम्परेचर के बारे में जानेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर का कन्वर्जन करते हैं एक स्केल से दूसरे स्केल में। तीन फेमस होती है, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो इनका आपस में कन्वर्जन, या कोई नई स्केल बन जाए तो उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब सीखेंगे। और उसके बाद बच्चों बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम, तीनों एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे, तीनों के एक्सपेंशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं टेम्परेचर के बारे में। आप में से जो कुछ भी जो बताना चाहे टेम्परेचर के बारे में, जो भी जानकारी रखते हैं, सही गलत की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बस मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या पहले से इंफॉर्मेशन है आपके पास टेम्परेचर के बारे में। तो किसी को कुछ भी पता हो टेम्परेचर के बारे में क्या होता है, बताना चाहें तो फील फ्री बच्चों, जो भी बताना चाहें, टेम्परेचर क्या होता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्ड।
बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और बच्चों कोई ऐड करना चाहिए इस पॉइंट के अलावा? बहुत बढ़िया पॉइंट है। इनफैक्ट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, है ना, कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को ही टेम्परेचर कहते हैं। और बच्चों कुछ बताना चाहें आप कि सारे टेम्परेचर के बारे में ये चीज है, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो? अच्छा बच्चों, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, क्या लगता है आप सभी को? स्केलर क्वांटिटी है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है या डिराइव्ड है टेम्परेचर? फंडामेंटल क्वांटिटी है। यूनिट, एसआई यूनिट डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, बिल्कुल। तो बच्चों ये मोर और लेस आपने सारी इंफॉर्मेशन कवर कर दी। थोड़ा सा कुछ और एडिशनल चीजें होंगी तो मैं आपको आगे चल के बताता जाऊंगा। तो बच्चों मेन हेडिंग आपकी पड़ जाएगी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये एक नया चैप्टर है, हीट पूरा यूनिट है, उसके अंदर ये चैप्टर है। मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे और पूरा एक साथ कवर करेंगे। तो हीट एक पूरा यूनिट है। तो आप लोग पहले हेडिंग डाल दीजिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, नया चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर पहली हेडिंग पड़ेगी टेम्परेचर। और टेम्परेचर की डेफिनेशन बच्चों कुछ इस तरह से लिखेंगे, टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये हमें टेम्परेचर के माध्यम से पता चलता है। तो कोई चीज गर्म है तो कितनी गर्म है, या कोई चीज ठंडी है तो कितनी ठंडी है, उसका अंदाजा जो फिजिकल क्वांटिटी देती है उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। तो बच्चों ये लिख लीजिए आप डेफिनेशन, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। मैं इसके बारे में कुछ आपको और स्मॉल कुछ चीजें लिख देता हूं, जैसे स्केलर क्वांटिटी है और एसआई यूनिट केल्विन है, सात फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है। बच्चों डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, किसी को अगर याद हो? डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर के के या फिर बच्चों एक और चीज यूज करते हैं, किसी को याद है क्या? के थीटा, बिल्कुल। तो के या थीटा इन दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर लेते हैं। देखिए टी में मत कंफ्यूज जाएगा, टी बच्चों किसी होती है फंडामेंटल, किस फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन होती है? टी टाइम की होती है ना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ आ रही आ रही आ रही। ये बच्चों ये इंफॉर्मेशन भी लिख लीजिए। अगली हेडिंग डालिए बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर डिफाइन करने के बाद अगली हेडिंग ये सब लिखने के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जो आप में से जो भी थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में जानते हैं वो ही बता दीजिए थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। वो स्टेट जिसमें दो बॉडी एक दूसरे के पास हो, दोनों का टेम्परेचर सर मतलब उसमें कोई नेट फ्लो ना हो हीट का सर, तो नेट फ्लो हीट ना हो सर, तो मुझे कि जो हो रही है दोनों से बराबर हो रही है सर, एक दूसरे के मुकाबले में टेम्परेचर ज्यादा या कम ना हो, दोनों का टेम्परेचर सेम हो, तो थर्मल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही बात है। थर्मल इक्विलिब्रियम बच्चों नाम से ही समझ में आता है, जहां पे भी थर्म है ना, इसका मतलब टेम्परेचर या हीट ही रहेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों हीट के पर्सपेक्टिव से इक्विलिब्रियम में है। मतलब कोई भी अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रख दें तो ना कोई हीट दूसरे ऑब्जेक्ट से ले रहा है और ना ही उसको हीट दे रहा है, तो इस स्टेट को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग हेडिंग डाल दीजिए बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम, और मैं डिफाइन करा देता हूं आपको। थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स वुड नॉट एक्सचेंज एनर्जी बाय हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इफ दे वर प्लेस्ड इन थर्मल कॉन्टैक्ट। मतलब मान लीजिए बच्चों एक ऑब्जेक्ट ऐसा है और एक ऑब्जेक्ट इसके साथ कांटेक्ट में रखा हुआ है, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में है, तो ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट को ना ही हीट देगा ना ही बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट को देगा, तो हीट ना ही ए से बी में जाएगी और ना ही बी से ए में जाएगी, ठीक है। उसके अलावा बच्चों, हाँ ओके कर देते हैं, तो ए से बी हीट नहीं जाएगी ना ही बी से ए हीट जाएगी। उसके अलावा कंडक्शन से भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब जैसे बी से आप देखेंगे कि बी का कुछ टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं ना, अभी मैं आपको रेडिएशंस के बारे में पढ़ाऊंगा इसी यूनिट के अंदर। तो इस रेडिएशन के माध्यम से भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ बी दोनों बराबर हो। तो कभी भी कहा जाए कि दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर बराबर है।
तो बच्चों ये लिख लीजिए जिनका नहीं हुआ था पिछली स्लाइड का, मैं ये लिख लीजिए पहले, फिर मैं पिछली स्लाइड का दिखा दूंगा आपको। हम्म। दीपावली की अभी तक भैया जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि अगले संडे से, मतलब 27 अक्टूबर से, ये अभी तक मेरे पास ऐसा हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो अपडेट आ जाएगा आपके पास। 27 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है, ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन है, अगर कुछ और चेंजेस होंगे तो आपको पता चल जाएंगे, बट इतनी छुट्टियां हैं तो लगभग लगभग 1 हफ्ता पूरा आपको छुट्टी के लिए मिलेगा। तो अगर जो भी किसी का आपका रह गया है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। सर इतनी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इतनी छुट्टी नहीं होनी चाहिए? ये सर एक हफ्ता ज्यादा हो जाता है। नहीं बेटा, रहनी चाहिए, थोड़ा मास्टरों को भी मिलना चाहिए थोड़ा सा आराम, क्या बोलते हैं? सर बिल्कुल मिल जाएगी। अरे थोड़ा थोड़ा 6-7 दिन रोज क्लास होती है ना, 6-7 दिन थोड़ा छुट्टी रहेगी तो हम लोग भी थोड़ा घूम फिर के आएंगे और फिर अगली एनर्जी से आपको पढ़ाएंगे, आपको भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। तो दिवाली को तो होनी भी चाहिए। हाँ, आप लोग को भी ब्रेक मिल जाएगा, आप लोग भी थोड़ा फ्रेश होके आएंगे, रोज रोज हम लोग का चेहरा देख के बोर भी हो जाएंगे। फिजिक्स का तो रोज आपको मुझी को देखना है, बाकी केमिस्ट्री में शायद चेंज हो जाते हैं, बायो में भी ऐसा है कि कुछ दिन आप जूलॉजी पढ़ेंगे, कुछ दिन बॉटनी। फिजिक्स एटर्नल मैं ही रहूंगा, तो कुछ आप लोग भी फ्रेश हो जाइएगा। आदत डाल दिया। आदत डाल ली। चलिए, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, बना लीजिए भैया। ये जो मैंने 2 चीजें ड्रॉ कर रखी हैं, बना लीजिए, बना लीजिए आप। हम्म। बच्चों नोट्स में क्या लिखेंगे क्या नहीं वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आपको लगता है कि यार मुझे समझने के लिए डायग्राम की जरूरत है तो आप बना लीजिए, आपको लगता है कि नहीं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं समझ जाऊंगा, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं पिछला बच्चों स्लाइड लगा देता हूं, तो जो लोग कुछ लोग नहीं लिख पाए थे वो भी लिख लीजिए। अब बच्चों जो मेन जिससे सवाल बनते हैं वो है कन्वर्जन, ठीक है, कि एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं रीडिंग को, वो मैं बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो बच्चों ये 3 हमारे टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। और भी बच्चों होते हैं स्केल्स, लेकिन ये मेनली 3 हम लोग इसी में आपको रीडिंग्स देखने को मिलेगी, सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। तो इनमें इंटर कन्वर्जन बच्चों आपको आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कैसे कन्वर्जन करते हैं और उसके बाद कुछ सवाल करेंगे इसी पे, ठीक है। आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए बच्चों। देयर आर 3 मेन टेम्परेचर स्केल्स, तीनों के नाम लिख लीजिए, सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। ये बच्चों जैसे ही लिख जाए फिर अगली हेडिंग डाल दीजिएगा टेम्परेचर कन्वर्जन। ये 3 जैसे ही लिख जाए फिर हेडिंग डाल दीजिएगा टेम्परेचर कन्वर्जन। चलिए बच्चों बदल रहा हूं मैं स्लाइड, टेम्परेचर कन्वर्जन सीखते हैं। जो
लिखिए लिखिए लिखिए। डन। हम्म, डन सर। आई। तो ये 3 टेम्परेचर स्केल है, इनमें कन्वर्जन जैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, या कोई बच्चों ऐसे ही सवाल में एक रैंडम स्केल बना के दे दे तो उसमें कैसे कन्वर्जन करना है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिखाता हूं। ठीक, जैसे बच्चों देखिए कोई भी स्केल है ना, कोई भी स्केल रैंडम, तो मैं एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं डिग्री सेल्सियस स्केल से, तो उसका मैं एग्जांपल लेता हूं। और उसके बाद हम लोग लेते हैं एक केल्विन स्केल, और उसके बाद मान लीजिए हम लोग लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको क्या चीज याद रखना है, हर एक स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कई बार सवालों में दे रखता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होंगे उनके नहीं दे रखेगा। मान लीजिए डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं बताएगा, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता हो। केल्विन स्केल का भी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताएगा, एक्सपेक्टेड होगा कि आपको पता हो। फ़ारेनहाइट का हो सकता है बच्चों कुछ सवालों में बताया, हो सकता है ना बताए, तो आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे बच्चों आप थोड़ा मेरी मदद करिएगा, जैसे मान लीजिए डिग्री सेल्सियस स्केल है, तो डिग्री सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, अगर कोई बताना चाहे? 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। तो हर एक स्केल में आपको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दूसरा केल्विन स्केल है, तो केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 एब्सोल्युटली। तो आप 0.15 को चाहे तो इग्नोर कर दें, जैसे अभी न्यूमेरिकल करने के लिए हम लोग इग्नोर करते हैं 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। बिल्कुल। फ़ारेनहाइट में थोड़ा सा मदद करिए बच्चों, अगर आप लोग को पता हो डिग्री फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट पहले बता दीजिए। 32, बिल्कुल सही है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और बॉइलिंग 212। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट आपको सबको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए जो हमारे रूम का टेम्परेचर है वो आपने तीनों स्केल में नोट करा। ठीक है, मान लीजिए हमारे रूम का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आपने देखा तो कुछ डिग्री सेल्सियस वैल्यू है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 24 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री, कुछ डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है। अब इसी रूम का टेम्परेचर आप केल्विन स्केल में देखेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, हमें नहीं पता कितनी है, मान लेते हैं के। ठीक है, हालांकि आप सबको पता है डिग्री सेल्सियस में अगर केल्विन में जाना है तो आप 100 जोड़ दीजिए सीधा सीधा, पर अभी हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जो रूम का टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में नोट किया गया, केल्विन में नोट किया गया, और इसी रूम का टेम्परेचर जिसमें हम सब बैठे हैं उसका टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में भी नोट किया, तो माना गया कि यहाँ पे जो है डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों एक रूल याद रखिएगा हमेशा कि रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट हर स्केल के लिए। जैसे डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए डिग्री सेल्सियस रीडिंग है तो डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद केल्विन स्केल के लिए लिखेंगे, तो मान लीजिए केल्विन रीडिंग है तो केल्विन स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल के लिए लिखेंगे तो फ़ारेनहाइट स्केल के लिए लिखेंगे फ़ारेनहाइट रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब बच्चों ये जो रेशियो है ये किसी भी स्केल के लिए ट्रू है, किसी भी स्केल के लिए वैलिड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक नया स्केल कुछ बना दूं, है ना, जैसे अपने ही नाम पे मान लीजिए मैं बना दूं बच्चों एक राहुल स्केल करके। ठीक है, और उसमें मैं अपने आप से कुछ डिफाइन कर दूं कि राहुल स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है मान लीजिए मैं उसको बोल दूं -10 डिग्री आर। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को बोल दूं 180 डिग्री आर। ठीक है, अब मैं इस स्केल में अगर अपने रूम मतलब हम जिस रूम में बैठे हैं इस स्केल में अगर मैं रूम टेम्परेचर लिखना चाहूं तो मान लीजिए जो इस राहुल स्केल की रीडिंग है वो डिग्री आर, तो आप ऐसा इसमें फिर से लिख दीजिएगा रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट
डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सर क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्या कारण है? देखिए बच्चों, हम ये मान के चलते, जैसे आप थर्मोमीटर आप देखते होंगे, तो थर्मोमीटर वैसे बच्चों थोड़ा सा मैं ऐसे जानकारी के लिए, अभी मैंने बताया नहीं आपको, आपकी प्रायर अंडरस्टैंडिंग बस चेक करने के लिए, अगर पता हो तो बताइएगा। थर्मोमीटर बच्चों किस थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पे बेस्ड है, किसी को पता हो अगर? थर्मोमीटर वर्क्स ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हाँ सर इस पे बेस है कि जब उसको जब गर्म किया जाता है तो वो एक्सपेंड होता है सर, राइट, ठीक है, इस पे एक्सपेंड करता है थर्मल एक्सपेंशन की बुनियाद पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं अभी आज हो सकता है आज ही क्लास में आपको आपके साथ बात करूं, लेकिन बच्चों वो जो थर्मोमीटर होता है, कभी आप लोगों ने गौर किया हो, अब तो खैर डिजिटल आते हैं, दिखता नहीं है, लेकिन पुराने समय में जब डॉक्टर के पास जाते थे, आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं, तो वो एक मेटल टिप होती थी थर्मोमीटर की, वो तो आपको मुंह में रखने के लिए देते थे, तो आप मुंह पे रखते थे तो उसमें थोड़ी देर के लिए रखने के लिए बोलता था, और थोड़ी देर बाद आप उसमें एक चमकीली सी चीज जो कि मरकरी होती है वो ऊपर चढ़ती जाती है, फिर थोड़ी बाद डॉक्टर उसको निकाल के देखते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी हमारे पास स्केल है ना, सब में मर्क्यूरी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मर्क्यूरी जो है उसको इस चीज से डिपेंड नहीं करता है कि आप किस स्केल में उसको मेजर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मर्क्यूरी है, पहले आप उसको वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में रखा था, आपने आइस में रखा था मान लीजिए मर्क्यूरी को, और फिर आइस से उठा के मर्क्यूरी को आपने रूम टेम्परेचर पे लाके रख दिया, जो भी अभी आपके कमरे का टेम्परेचर है। तो पहले आइस वाले टेम्परेचर पे था मर्क्यूरी, फिर उसको उठा के आप रूम के टेम्परेचर पे ले आए। तो बच्चों जनरल अंडरस्टैंडिंग से बताइए, मर्क्यूरी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा या वॉल्यूम घट जाएगा अगर आप आइस से उठा के, आइस वाले टेम्परेचर से उठा के रूम टेम्परेचर पे ले आए? तो आइस जो मर्करी होगा बढ़ जाएगा उसका वॉल्यूम, है ना? यही होता है जब आपके टंग पे वो थर्मामीटर रखते हैं, तो चूंकि आपको बुखार होता है, आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो मर्करी एक्सपेंड होती है, मर्करी एक्सपेंड होती है, तो मर्करी जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा पॉट है जिसमें मर्करी कलेक्टेड है यहां तक। ठीक है, अब जैसे आप उसको अपने बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, मर्करी में एक्सपेंशन होता है, तो मर्करी ऐसा ऊपर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर रीडिंग लिखी रहती है ना, और जहां तक मर्करी पहुंचता है डॉक्टर देख के बता देता है कि बॉडी का टेम्परेचर इतना है। तो अब मर्करी बच्चों, मर्करी को नहीं पता है कि उसको आपने डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में रखा है, या केल्विन वाले स्केल में रखा है, या फ़ारेनहाइट स्केल में रखा है, या नई जो स्केल आपने बनाई है उसमें रखा है। मर्करी तो बस उसको, मर्करी को ये पता है कि पहले मुझे आइस वाले टेम्परेचर यानी फ्रीजर में मान लीजिए रखा था आपने, और फिर वहां से उठा के रूम पे ले आए, तो वो वैसे ही एक्सपेंड करेगी, उसको मतलब नहीं कि कौन से स्केल के अंदर उसको रखा गया है। इसलिए हर टेम्परेचर के, हर स्केल के अंदर, चूंकि मर्करी है और मर्करी का एक्सपेंशन हर स्केल में सेम होगा, इसीलिए हर स्केल में ये रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं कंबाइन करना चाहूं, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास बोला जाए कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, बताइए केल्विन स्केल में कितना होगा? तो मैं लिख दूंगा 25 माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0 बराबर K माइनस 273 बराबर 373 माइनस 273। तो जिस भी स्केल में मुझे कन्वर्जन के लिए बोला जाएगा, उन दो स्केल्स की वैल्यू को मैं इक्वेट कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिख दूंगा डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0 बराबर K माइनस 273 डिवाइड बाय 373 माइनस 273 यानी 100 बराबर, अब डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 180, 20 12, हाँ 180। और अगर जैसे डिग्री आर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखिए बच्चों आर माइनस माइनस ऑफ 10 डिवाइड बाय 180 माइनस माइनस ऑफ 10। अब कोई भी आपको कन्वर्जन करना है तो जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं आप वो इक्वेट कर लीजिए। मान लीजिए डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना चाहते हो तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, केवल पहले दो वालों को कंसीडर करके सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं केल्विन में टेम्परेचर दिया, फ़ारेनहाइट में जाना चाहते तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। फ़ारेनहाइट में दिया है, डिग्री सेल्सियस में आना चाहते हैं तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। फ़ारेनहाइट में दिया है, आर स्केल में जाना चाहते हैं तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा आएगी सिचुएशन तो जो जिससे जिसमें जाना है उन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। जनरली ये देखा गया है कि आपसे एक्सपेक्टेड रहता है कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर सवाल में कुछ नई स्केल बना के देता है तो फिर आपको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उस नई स्केल का बताएगा, लेकिन ये जो मेन तीन स्केल हैं
हो सकता है सवाल में इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन न दे, कुछ सवाल हो सकता है दे दे, तो बेहतर यही है कि आप याद रख लीजिए, नई स्केल जो होगी उसको बताया जाएगा आपको। तो इस तरह से आप इक्वेट करके और किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल लेता हूं, एक आध करके दिखाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। किसी कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए। बच्चों रेडी हो तो सवाल लगा दूं, मैं लिख लिया है क्या? नहीं सर, रुक जाइए सर। लिखिए लिखिए लिखिए। ठीक बच्चों, एक सवाल मैं करके आप लोग को दिखाता हूं, ठीक है? अगला सवाल आप लोग करिएगा। जैसे बच्चों एक देख लीजिए, हालांकि मुश्किल नहीं, आप लोग कर सकते हैं खुद से, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना बताए हो नहीं पाएगा, हो जाएगा। पर फिर भी मैं एक सवाल आप लोग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं, बहुत सारे हैं प्रैक्टिस के लिए। एक देख लीजिए, कह रहा है टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज 40 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो 40 डिग्री सेल्सियस स्केल में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो आप फॉर्मूला पढ़ा है आपने, डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बराबर। चूंकि डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है? इस तरह से कुछ करना होगा। अब डिग्री सेल्सियस में बच्चों वैल्यू कितनी है? 40 उन्होंने सवाल में दे रखा है, 40 माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0 बराबर f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है? अब बच्चों कुछ जगह पे ना डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके इसको लिख लेते हैं, जैसे f माइनस 32 180 है, 100 आप इधर भेज देंगे तो सिंप्लीफाई करके दिया रहता है। तो अगर आप सिंप्लीफाइड वर्जन भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे, वो याद रखना है तो वो याद रखिए, बाकी बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कर लीजिए। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 18 बराबर f माइनस 32, तो ये बच्चों हो जाएगा 72 प्लस 32, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो बच्चों 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाँ 10 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में ये रीडिंग आएगी।
जो कुछ जगह पे ना ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट में, इसी चीज को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देते हैं कि आप डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख दीजिए तो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बाकी जैसी आपकी इच्छा है। अगर आपको बेसिक केवल याद रखना है, बेसिक याद रखिए। आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो ये याद रख लीजिए। डन सर। ठीक। अगला सवाल बच्चों आप लोगों को करना है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आसान है। जिनका भी आंसर आ जाए बता सकते हैं। वन सिक्सटी क्या रहेगा बेटा? 160 क्या? सेल्सियस में। ओके। मुझे और कोई कुछ बताना चाहेगा? आया किसी का आंसर और? ठीक है। कोई कितना? सर 160 आ रहा है सर। 160 7.8 डिग्री सेल्सियस। 12.8। ओके ठीक। चलिए बच्चों मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो फिर से एक बार बेसिक वाला यूज कर लेंगे। तो डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0 बराबर f माइनस 32 डिवाइड बाय 212 माइनस 32। तो ऐसा बन जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर इज द फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट स्केल की जो रीडिंग है वो सेल्सियस स्केल की दोगुनी है। यानी सेल्सियस स्केल में मान लीजिए 10 डिग्री एक एग्जांपल के तौर पे, तो फ़ारेनहाइट स्केल में 20 डिग्री रीडिंग होनी चाहिए। तो F की जगह बच्चों 2C लिख दीजिए। तो C बाई 100 बराबर 2C माइनस 32 डिवाइड बाई 180। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 5 और ये 9 हो जाएगा। तो 9C बाय 5 बराबर 2C माइनस 32। बच्चों घर ले आइए और ये हो जाएगा 2C माइनस 9C बाय 5। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 10C माइनस 9C बच जाएगा 1C बाय 5। 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 160 इज इक्वल टू C। यानी 160 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पे रीडिंग फ़ारेनहाइट स्केल की डबल होगी। मतलब जैसे कोई टेम्परेचर है तो अगर वो सेल्सियस स्केल में 160 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है तो सेम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में 320 डिग्री फ़ारेनहाइट रीड करेगा। तो 160 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर जहां पर डबल रीडिंग होगी। अब बच्चों मुझे जिनका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था देख लीजिए, और अगर डिस्कशन करना चाहें आप अपना सॉल्यूशन तो बताइए कि सर हमने ये सोचा है, या अगर गलती बताना चाहे कि कहाँ पे गड़बड़ हो गया था तो वो भी बता सकते हैं। जिनका सही था बहुत बढ़िया। कहाँ जिनका गड़बड़ गड़बड़ हुआ बच्चों? क्या गड़बड़ हो गया था? क्या सोच लिए थे? क्या मतलब 2F बराबर C रख दिए क्या? ऐसा कुछ हो गया क्या? तो अच्छा कोई नहीं। तो इस तरह से बच्चों आप सिंपली, हाँ बोलिए, कोई और कुछ बता रहा है? एक बार फिर बैच वाला। हाँ हाँ श्योर। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर अगला सवाल करेंगे इसी पे। ठीक बच्चों, बदल रहा हूं मैं स्लाइड।
अगला सवाल देखिए बच्चों। जिनका भी आंसर आ जाए बता दीजिएगा। बच्चों सवाल हो सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो आप लोगों को तकलीफ में डालेगा। सिंपल पढ़िए आप। और नया स्केल इन्होंने बताया है, डिग्री सेल्सियस स्केल के बारे में आप सब कुछ जानते हैं वहां से। फोर्थ सेकंड ओके। दो बच्चों का आया बच्चों सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन डी ऑप्शन सेकंड या फोर्थ? फोर्थ 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 आ रहा है ओके। सेकंड बच्चों और फोर्थ ऑप्शन, दो ऑप्शन आ रहे हैं और मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। डी ऑप्शन। फोर्थ वाला यस सर। ठीक है। काफी सारे बच्चों का फोर्थ आ रहा है, कुछ का सेकंड आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। और भी बच्चों कर लीजिए और बताइए अगर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर पीछे वाले क्वेश्चन में डाउट है। बताइए बेटा, याद है मुझे। सर वो जो आपने डिग्री सेल्सियस निकाला आंसर, सर फॉरेनहाइट में भी तो निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यस सर। जैसे उसमें, जैसे पिछले वाले साल में ऑप्शन नहीं दिया था, तो वो ऑप्शन के आधार पर डिसाइड होता कि हम किस में रिपोर्ट करना चाहते हैं। सर तो हम फॉरेनहाइट में निकाल दिए थे। तो फ़ारेनहाइट में, लेकिन बेटा आपका 320 आना चाहिए। आया था 320? यस सर, यस सर। ठीक है ठीक, ओके ओके, सही है फिर। आइए बच्चों ये सवाल करते हैं थोड़ा सा। कुछ लोग का सेकंड ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोग का फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। देखते हैं थोड़ा सा कि कहाँ पे क्या, कैसे इसको सिंप्लीफाई करना था। बच्चों एक थर्मोमीटर स्केल बनाया गया है, आर्बिट्री स्केल है जिसका आइस पॉइंट -20 है। तो बच्चों आइस पॉइंट -20 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम पॉइंट 180 है, बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री सेल्सियस है। अब बोला गया है व्हेन द थर्मोमीटर रीड्स 5 डिग्री सेल्सियस, तो जब इसकी रीडिंग 5 डिग्री सेल्सियस है तब सेंटीग्रेड थर्मोमीटर की स्केल की रीडिंग क्या होगा। ठीक है, तो थर्मोमीटर सेंटीग्रेड वाला जो है उसमें हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट होता है या स्टीम पॉइंट होता है। तो हम मान लीजिए हमें नहीं पता इसमें कितना रीड करेगा, हम डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तो अब इसमें से बच्चों आपको पता है कि रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट करना पड़ेगा। तो मैं जो नया है उसमें रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट जो कि 180 है, 180 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस -0 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट -0। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 25 और नीचे बन जाएगा बच्चों 180 प्लस 20 200 बराबर C/100। तो बच जाएगा बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बच्चों 1/8 आ रही है। मैंने कुछ गड़बड़ करा है क्या? एक सेकंड बच्चों, रीडिंग -20 एंड द, 100 से भी काट रहे हो 200 को और 20 से भी काट रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये बिल्कुल यही कैलकुलेशन मिस्टेक, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। 25/2 हो जाएगा, आई एम सो सॉरी। सही करते हैं इसको, 25/2 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू बच्चों 12.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। बच्चों डी ऑप्शन में क्या गड़बड़ हो गया था जिनका डी आ रहा था? वो सर 5 नहीं रखा, तो इसमें 5 नहीं रखा। ओके 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 बच्चों सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। कुछ और ऑप्शन आ रहा है तो देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपका तरीका सही है तो आप डिस्कशन कर लीजिए। बाकी इस तरह से इसको सॉल्व करना है। 12.5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट पे है, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग।
बच्चों फ्लटी नहीं है, ये फॉल्टी है। FAULTY। तो बच्चों देखिए, सवाल में थोड़ा सा आप शायद कंफ्यूज हो जाए। तो एक फॉल्टी थर्मोमीटर है जो कि 5 डिग्री सेल्सियस रीड करता है फ्रीजिंग पॉइंट, और 95 डिग्री सेल्सियस रीड करता है स्टीम पॉइंट। तो आपको जब ये फॉल्टी थर्मोमीटर 41 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है, उस समय केल्विन में क्या वैल्यू होगी? सिंपल सा सवाल ये है कि जब फॉल्टी थर्मोमीटर की रीडिंग 41 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में रीडिंग कितनी होगी? बस आपको ये बताना है। किसी को अभी सवाल समझने में कुछ तकलीफ हो तो पूछ लीजिए। किसी का आंसर आ जाए बच्चों तो वो भी बता दीजिएगा। Kelvin. 319, ओके। 313 आ रहा है, ओके। 314 आ रहा है, ओके। बच्चों 278.2 आ रहा है, 278.2। सबके अलग अलग कैसे आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। 314 आ रहा है, 278.2। 279 अच्छा अच्छा, 314 एक सेकंड बच्चों, इतने लोगों का अलग अलग कैसे आ रहा है? चलिए कोई नहीं, करते हैं। 313 आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चों देखिए, मैच करिएगा, है ना, जो जैसा जो सीखा है वही यूज करने वाले हैं। और अच्छा ओके बच्चों देखिए, फिर से एक बार, तो जो फॉल्टी हमारे पास थर्मामीटर है उसमें बोला गया है कि 5 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है और 95 डिग्री सेल्सियस स्टीम पॉइंट है, ठीक है। और केल्विन स्केल में हमको बताना है, इसकी रीडिंग 41 डिग्री सेल्सियस पूछा है कि बताइए जब टेम्परेचर ये 41 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है तो केल्विन कितना रीड करेगा? फ्रीजिंग पॉइंट 273 है, बॉइलिंग पॉइंट 373 है। तो अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर, इस तरह से बच्चों इसके लिए भी K माइनस 273 डिवाइड बाय 373 माइनस 273। तो जब बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो 41 माइनस 5 बच जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 36। हाँ 36। और ये बच्चों 95 माइनस 5 90 हो जाएगा, और K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। तो बच्चों ये कैंसिल करिएगा, 0 9 से कैंसिल हो गए 4, तो ये बन जाएगा 40। तो 273 में 40 ऐड हो जाएगा बच्चों, ये आएगी केल्विन के की वैल्यू, तो जो कि बिल्कुल 313 के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। 313 बच्चों आंसर, इसमें 313 यहाँ पे फिल करेंगे। अब जिनका डेसिमल में या कुछ अलग आ रहा था बच्चों, एक बार थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए, कहाँ पे मिस्टेक हुई है थोड़ा। हाँ बेटा, यही यही आया था, जिनका ये आया था वेरी गुड, ठीक है। जिनका थोड़ा सा अलग आया था वो देख लीजिए कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, और आप कुछ चाहते हैं पूछना या डिस्कशन करना तो कर लीजिए। बाकी हर बार बच्चों यही यूज करना है, रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, और जिस स्केल में कन्वर्ट करना है उसका भी। आप लोगों ने बच्चों सीधे सीधे 273 तो नहीं जोड़ दिया था? अच्छा अच्छा, ओके। और बच्चों डेसिमल वालों ने क्या किया था? आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सही लगाया था कि नहीं, जिनका डेसिमल में आंसर आ रहा था? अगर आपने ये सही लगाया है मतलब फिजिक्स का काम ओके है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगर ये सही लिखा है तो ठीक है, बाकी ये गलत लिख रहे हैं तो बच्चों देख लीजिए आप लोग। एक और सवाल करते हैं बच्चों, चलो जय सर। लिखिए 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 लिखिए।
चलिए बच्चों, बदल रहा हूं मैं स्लाइड। ये देखिए बच्चों एक सवाल, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या सोचा है, कैसे सॉल्व किया है। एक बार फिर से बच्चों, सवाल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आराम से पढ़िए, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है आप सारे जानते हो। कैलकुलेशन देखिए और बताइए इसका। किसी का आंसर आ जाए तो बोलिएगा। सर 60 फ़ारेनहाइट एंड 60 केल्विन। 60 फ़ारेनहाइट एंड 60 केल्विन, यस सर। दोनों में 60 आ रहा है बेटा। केल्विन तो 60 ही आएगा। केल्विन 60 ही आएगा। ओके 108 आ रहा है कौन से वाले का? इसमें 108 आ रहा है। फ़ारेनहाइट, ओके फ़ारेनहाइट में 108 आ रहा है और केल्विन में सेम आ रहा है 60। 60। ओके, बाकी लोग भी बच्चों एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। फ़ारेनहाइट में 108 से ओके केल्विन में 60। ठीक है, 60 and 108। ठीक है। कोई बच्चों आप में से फील फ्री, अगर कोई समझाना चाहेगी सर इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे या अप्रोच ये होगी। हाँ बोलिए। सर जो चेंज हुआ सेल्सियस का वही बराबर है चेंज केल्विन में सर। बिल्कुल सही बात है। उसका कोई लॉजिक है बेटा, क्यों ऐसा क्यों है, कोई कारण इसका? तो जैसे 30 डिग्री और 90 डिग्री, जैसे हम 0 डिग्री ले रहे हैं और सर 100 डिग्री ले रहे हैं सर, तो इनका चेंज सर 100 आएगा। और तो केल्विन में हम चेंज करते हैं 0 डिग्री को 273 और 100 को करते हैं 373, तो इनका भी चेंज सेम आ रहा है सर 100। ठीक, इनका बराबर है सेल्सियस और केल्विन का सर। ठीक बात है, ठीक बात है। और फ़ारेनहाइट का? और जो फ़ारेनहाइट का सर जो सेल्सियस में चेंज होता है सर वो 9/5 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बताना चाहेगा बच्चों इसमें, क्या सोचा आप लोगों ने कोई? हाँ सर जैसे 0 डिग्री से 100 डिग्री का जो चेंज है वो 100 का सेल्सियस स्केल में है। ठीक है और फ़ारेनहाइट में अगर 32 से 212 लेते हैं तो 180 का चेंज है। ठीक है। सर जो दोनों चेंज है वो अलग अलग है, तो सर अगर एक का चेंज निकालेंगे तो वो 18/100 करेंगे, 180/100। ओके फ़ारेनहाइट में चेंज आ जाएगा। ओके ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट बच्चों। चलिए, तो मैं थोड़ा सा बच्चों इसको समझाता हूं आप लोगों को, देखिए ध्यान से। एक तो तरीका ये हो सकता है बच्चों कि जैसे इन्होंने बताया कि सर आप यूनिटरी मेथड से कर लीजिए कि 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज में कितने फ़ारेनहाइट का चेंज आता है, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बढ़िया तरीका है। एक तरीका ये बताया गया कि सर एक तरीका ऐसा हो सकता है बच्चों कि थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लीजिए, 90 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर देख लीजिए कितने का चेंज हो रहा है। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। एक तरीका मैं जो आपको बताता हूं, जो आपको दिमाग में रखना है। देखिए बच्चों, अभी आप लोगों ने सीखा है कि 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 बराबर फ़ारेनहाइट के होगा, ठीक है। तो ये कैसे आया है, वो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव करके वो देखा है, ठीक है। दोनों साइड बच्चों डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो चूंकि 9/5 कांस्टेंट है इंटू डीसी, 32 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बराबर डीएफ, है ना। तो 9/5 डीसी मतलब चेंज इन डिग्री सेल्सियस, बराबर डीएफ चेंज इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 9/5 डिग्री सेल्सियस में चेंज कितना है, 30 से 90, 60 का चेंज है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में जो चेंज होगा बच्चों, यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे 12, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज आएगा। केल्विन के बारे में देखिए, केल्विन के बारे में तो आपको पहले से ही पता रहता है कि टेम्परेचर चेंज डिग्री सेल्सियस या केल्विन में बराबर रहता है। तो डिग्री सेल्सियस में 60 का चेंज है तो केल्विन में भी 60 का चेंज होगा। पर ऐसा क्यों होता है वो भी सुन लीजिए। देखिए बच्चों, जब भी डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं तो बन जाता है केल्विन, ठीक है। दोनों साइड फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। डेल्टा सी 273 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है,
इसीलिए बच्चों डेल्टा सी मतलब चेंज इन डिग्री सेल्सियस बराबर चेंज इन केल्विन। तो जितना डिग्री सेल्सियस में चेंज होता है उतना केल्विन में चेंज होता है। अब जैसे सेम डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस में चेंज है और कोई नई आपको बना के दे दे कि एक नया थर्मोमीटर है एक्स करके, उसका कुछ फ्रीजिंग और बॉइलिंग दे दे, तो भी आपको घबराना नहीं है। सीधे उसको डिफरेंशिएट कर देना, आप डिग्री सेल्सियस और एक्स में रिलेशन निकाल के डिफरेंशिएट कर देना और फिर जो चेंज इन डिग्री सेल्सियस उसकी वैल्यू रख देना। जो नया थर्मोमीटर है, जो नई स्केल है, उसमें चेंज आ जाएगा। ज्यादातर चांसेस है कि आपसे डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में ही चेंज करवाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आता है तो फिर आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो बच्चों नोट कर लीजिए इसको। बच्चों अगला सवाल सेम कॉन्सेप्ट में, ये भी डिफरेंस पे ही है, देख लीजिए थोड़ा सा। हम्म ठीक बच्चों, चेंज कर रहा हूं मैं स्लाइड। सेम सवाल, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये 30 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। सेकंड, फोर्थ, डी ऑप्शन फोर्थ, 54 डिग्री 54 डिग्री। फिर से एक बार बच्चों वही, चेंज इन डिग्री फ़ारेनहाइट इट इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स चेंज इन डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन डिग्री फ़ारेनहाइट पूछा गया है, 9/5, चेंज इन डिग्री सेल्सियस 30 है, 5 से कैंसिल करेंगे 6, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज आएगा, डी ऑप्शन। बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए, थर्मल एक्सपेंशन। तो टेम्परेचर कुछ इस तरह से बच्चों आपको कन्वर्ट करना होगा, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा इसमें मेहनत नहीं। से हेडिंग क्या है? थर्मल एक्सपेंशन। ठीक, थर्मल एक्सपेंशन। हाँ देखिए बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, भले ही वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेज हो, किसी भी सब्सटेंस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके डायमेंशंस में चेंज आता है। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर सॉलिड की बात करेंगे, फिर अगले सेगमेंट में लिक्विड की बात करेंगे और गैसेस की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेनली हम लोग बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड की। गैसेस में भी हालांकि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस का भी वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। अगर उनको एक्सपेंशन अलाउड है तो बिल्कुल उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन मेनली अभी हम लोग फोकस करेंगे सॉलिड्स के ऊपर। तो सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड्स में 3 टाइप का, अगर केवल लिनियर है ऑब्जेक्ट, है ना, जैसे कि रॉड हो गई या रिंग हो गया, ठीक है, केवल लिनियर डायमेंशन है
तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिनियर डायमेंशन में इंक्रीमेंट होगा। अगर एरिया है, जैसे ट्रायंगुलर लैमिना हो गया, स्क्वायर लैमिना हो गया, डिस्क हो गई, ठीक है, तो 2 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट है अगर आप उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके भी उनका एरिया बढ़ेगा, ठीक है, लेंथ विड्थ हर जगह इंक्रीज होगा और ओवरऑल एरिया बढ़ जाएगा। इसी तरह से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिनके पास वॉल्यूम है, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया या कोई क्यूब हो गया, अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो जब भी, अच्छा, एक्सपेंशन क्यों होता है? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मीन सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो बढ़ जाता है, ठीक है, मीन सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है तो ओवरऑल डायमेंशंस बढ़ जाती हैं। एरिया में होगा तो एरिया में चूंकि लेंथ भी बढ़ेगी, विड्थ भी बढ़ेगी, तो एरिया बढ़ जाएगा। सेम वॉल्यूम में लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों डायमेंशंस बढ़ेंगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब इसमें बच्चों देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी इंक्रीमेंट होगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करेंगे तो उसका फोटोग्राफिक, जैसे आप किसी फोटो को जूम करते हैं ना, उस टाइप का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैं थोड़ा सा कुछ चीजें आपको लिखवाता हूं बच्चों, लिख लीजिए। फॉर एनी सब्सटेंस, फॉर एनी सब्सटेंस for any substance on increasing temperature, for any substance on increasing temperature, separation between separation between सर फिर से थोड़ा सा बोला सर। for any substance, for any substance on increasing temperature, for any substance on increasing temperature, separation between atoms, separation between atoms, separation between atoms increases, separation between atoms increases which leads to, separation between atoms increases which leads to, which leads to increase in, which leads to increase in which leads to increase in dimensions of object, which leads to increase in dimensions of object. अगला लाइन लिख लीजिए बच्चों। There are three types of, there are three types of there are three types of thermal expansion. There are three types of thermal expansion. फर्स्ट वन बच्चों लिख लीजिएगा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन,
लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा लिख लीजिए बच्चों एरियल और सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, और तीसरा लिख लीजिएगा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन और एरियल थर्मल एक्सपेंशन, तीसरा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये तीन लिखने के बाद बच्चों हेडिंग डाल दीजिएगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। Done. ठीक, अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, मतलब नेक्स्ट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हेडिंग डाल दीजिएगा। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एक ही में तीनों समझ लेंगे, लीनियर भी, एरियल, सुपरफिशियल और वॉल्यूम। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बच्चों किसी को आइडिया है क्या कुछ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन किन चीजों पे डिपेंड करता है? बाकी अगर लीनियर का आपको याद होगा तो एरियल और वॉल्यूम का तो याद ही होगा। कोई बताना चाहेगा बच्चों? हाँ टेम्परेचर का और कोफिशिएंट ठीक है, इसमें सिर्फ इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ होता है। हाँ एल नॉट इनटू अल्फा इनटू डेल्टा। ठीक, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों इसमें जो इंक्रीज इन लेंथ होता है, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो इंक्रीज इन लेंथ होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पे, है ना। एल नॉट पे जो जिस टेम्परेचर पे आप हैं जहां से आप इंक्रीमेंट करना शुरू कर रहे हैं, तो उस चेंज जो होगा ऑब्जेक्ट के लेंथ पे, तो जहां से आप हीट करना शुरू कर रहे हैं वहां पे कितना लेंथ है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए मैं कंपेयर करने के लिए बताऊं तो 10 सेंटीमीटर की एक आयरन की रॉड है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और एक आयरन की रॉड है लेट्स से उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर 10 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों को आपने रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, तो जो दोनों में इंक्रीज इन लेंथ होगा वो अलग अलग होगा। 50 सेंटीमीटर वाला जो रॉड होगा उसका ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ होगा एज कंपेयर टू 10 सेंटीमीटर वाला रॉड। तो चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है वायर की, ठीक है। उसके अलावा इस चीज पे भी निर्भर करता है कि आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंक्रीज इन लेंथ उतना ज्यादा होगा। लेंथ है बच्चों इस वजह से डिपेंड करता है कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे हर एक मॉलिक्यूल के सेपरेशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी, है ना, इसलिए लेंथ पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए 10 पेयर ऑफ एटम्स हैं तो उनमें 10 ही एटम्स के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी, लेकिन 20 पेयर ऑफ एटम्स हैं तो 20 पेयर्स के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी, तो 20 पेयर वाले एटम्स में ओवरऑल लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से इंक्रीज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर इन दोनों रिजल्ट्स को क्लब करेंगे तो बोलेंगे इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट हो गया बच्चों चेंज इन लेंथ, तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बराबर अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो यहां से बच्चों एल फाइनल जो हो जाएगा एल इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब बच्चों कई बार परसेंटेज इंक्रीमेंट भी पूछ देते हैं कि बताइए इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक ले गए, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन लेंथ कितना होगा। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट बच्चों आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होगा, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। तो अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा जाएगा तो आप अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 कर देंगे, वो आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट दे देगा, ठीक है। चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ इंटू 100, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन लेंथ बराबर अल्फा डेल्टा टी इंटू 100, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों एरिया के लिए, सॉरी लीनियर एक्सपेंशन। सेम एरिया के लिए बोलते हैं बच्चों की एरिया, इंक्रीज इन एरिया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, इंक्रीज इन एरिया
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो बन जाएगा बीटा ए नॉट डेल्टा टी। अब यहां से बच्चों फिर से परसेंटेज इंक्रीमेंट अगर हमें निकालना है तो बीटा डेल्टा टी इंटू 100 करना पड़ेगा, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट दे देगा, ठीक है। और फाइनल एरिया जो होगा वो बराबर होगा इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसमें बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो बीटा होता है इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। प्रूव कर सकते हैं बच्चों, लेकिन हम लोग के मतलब के लिए नहीं है। जैसे प्रूव करना है तो क्या करेंगे, एरिया लेंथ और विड्थ का एक रेक्टेंगल ले लेंगे, फाइनल लेंथ लिख लेंगे, फाइनल विड्थ ले लेंगे, फिर पूरा सॉल्व करके इसको प्रूव कर सकते हैं, पर हमारे मतलब का नहीं है। बीटा बराबर 2 अल्फा आप डायरेक्ट याद रख लेना। जैसा सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए लिखते हैं, सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए भी लिख लेते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको गामा बोलते हैं, तो वी नॉट गामा डेल्टा टी। परसेंटेज इंक्रीमेंट बच्चों अगर निकालना है तो गामा डेल्टा टी टाइम्स 100 कर देंगे, ठीक है। फाइनल फॉर्मूला बच्चों इसका भी बन जाएगा कि वी फाइनल बराबर वी इनिशियल इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। अल्फा बीटा और गामा कांस्टेंट रहते हैं, और गामा की वैल्यू देखा जाए तो बच्चों 3 टाइम्स अल्फा रहेगी, ठीक है, गामा बराबर 3 टाइम्स अल्फा। तो यहां से अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, तो याद रखिएगा 1:2:3। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, और अल्फा बीटा गामा में रिलेशन। बच्चों डन है क्या? लिखिए 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 लिखिए। बच्चों इस बार सुनने में आ रहा है कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे लेवल, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों के 720 आ गए थे, तो डिफरेंशिएटर इस बार फिजिक्स बनेगा, तो थोड़ा सा मेहनत करिएगा।
अपनी बॉडी को दी है। वर्क एनर्जी की नहीं आई है, मैं भिजवाता हूँ। बच्चों हो गया, करें सवाल एक इसी पे? नहीं सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए। अच्छा लिखिए लिखिए। सर हो गया। ठीक, सर वो क्या लिखा आपने सर, वो समझ नहीं आ रहा। मैं पढ़ देता हूँ। ये ये नहीं समझ में। सर वो नहीं सर, साइड में सीधे हाथ की तरफ, हाँ, सीधे हाथ की तरफ। ये सर थर्ड लाइन, थर्ड लाइन, थर्ड लाइन। ये हाँ सर, ये क्या है सर? वी नॉट गामा डेल्टा टी, गामा है ये। अल्फा बीटा गामा, डेल्टा वी बराबर वी नॉट गामा डेल्टा टी। बच्चों एक सवाल मैं लिखता हूं, और बच्चों इसमें देखिए ये पूरा डिस्कशन तो आपको नोट करना ही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्ट है ये इस पूरे डिस्कशन का, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3। मत भूलिएगा इसको। कई बार सवालों में आपसे एरिया में चेंज पूछेंगे, बीटा की वैल्यू नहीं देंगे, लीनियर एक्सपेंशन बताएंगे, तो बीटा फिर आपको 2 टाइम्स अल्फा करके सोचना होगा। गामा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो केवल लीनियर एक्सपेंशन ही आपके पास होगा, तो फिर गामा की वैल्यू को आपको ढूंढना पड़ेगा 3 अल्फा करके। सर हाँ हाँ, सर एनएलएम का भी वो नहीं आया, असाइनमेंट नहीं आया सर। आ जाएगा बेटा। एनएलएम का टाइप हो गया, मैंने मैम को भेज भी दिया है, आज 100% आपका भी हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। वर्क एनर्जी का भी टाइप नहीं हुआ है, वो मैं करवा के भेजूंगा आपको। चलिए बच्चों एक सवाल है, बड़ा ही आसान सा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा देखिए। यार हमारे सर आजकल क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ डेटा ही गायब कर दिया है। एक सेकंड बच्चों, मैं इसका डेटा बताता हूँ, एक सेकंड। बच्चों बस एक सेकंड दीजिएगा, मैं बताता हूँ कितना है वो। 10 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस है। ये है 10 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बार इज, ऑप्शन फर्स्ट सर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, 1 सेंटीमीटर। सर बी। बी, 1 सेंटीमीटर। ओके। बी ऑप्शन। बच्चों देखिए इसमें इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बार पूछा है, मतलब आपको डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा एल बराबर एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो 0 to 100, तो ये बच्चों 100 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर बचेगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो इंक्रीज इन लेंथ बच्चों ऑप्शन बी आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर का। क्या क्या? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। हाँ, पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, जैसा भी आप बोल रहे हैं, सेम सेंस है ना, पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। रुक जाइए सर। हाँ हाँ लिखिए लिखिए। अगला सवाल,
सर ए ऑप्शन। ओके सर फर्स्ट ऑप्शन। ओके बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन बी 6 into 10 के पावर -5 सर। सेकंड वाला ओके यस सर। यस सर। अच्छा कुछ लोगों का फर्स्ट आया कुछ लोगों का सेकंड आया ठीक है और कोई कुछ बताना चाहता है बच्चों कई सारे बच्चे फर्स्ट बोले हैं कुछ बच्चों का सेकंड आ रहा है चलिए सेकंड आ रहा है ठीक है ओके बोला गया बच्चों वॉल्यूम ऑफ अ मेटल स्फीयर इंक्रीजेस बाय 0.24% व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 40 डिग्री सेल्सियस तो बच्चों ये मैंने आपको बताया था इंक्रीज इन वॉल्यूम बराबर गामा डेल्टा टी होता है ठीक है अब चूंकि परसेंटेज इंक्रीमेंट दिया है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये परसेंटेज इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम बचेगा जो कि 0.24 दिया है बराबर गामा डेल्टा टी तो गामा की वैल्यू बच्चों में 3 टाइम्स अल्फा लिख देता हूं क्यों क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछा गया ठीक है अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछा जाता तो फिर हम गामा की वैल्यू निकालते लीनियर एक्सपेंशन पूछा गया है इसलिए अल्फा और डेल्टा टी की वैल्यू सवाल में बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस रेज किया गया है तो 40 और इंटू 100 ठीक है कुछ इस तरह से होगा तो बच्चों यहां से अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फा बराबर हो जाएगा 0.24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 40 इंटू 100 डेसिमल हटा दीजिए बच्चों एक और 100 लगा दीजिए और कैंसिल कर दीजिए 3 से 8 4 10 2 तो बच्चों ये बन जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 1 2 3 4 5 10 के पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस ये बनेगा बच्चों अल्फा की वैल्यू तो पहला ऑप्शन जिनका आया था वो सही है जिन्होंने बी ऑप्शन निकाल दिया बच्चों आपने गामा की वैल्यू निकाल दी है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछा तो अल्फा निकालना था ए ऑप्शन आएगा बच्चों ये 2 इंटू 10 के पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस चलिए अगला सवाल लूं बच्चों नोट कर लिया ये ठीक हटा रहा हूं बच्चों ये है ना अगला सवाल करते हैं ठीक बच्चों एक थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल है देख लीजिए थोड़ा सा एक ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसमें हम लोगों ने एक होल कर दिया है कुछ ये मान लीजिए ऐसा कुछ होल है ठीक है और डायमेंशंस दी हुई हैं मतलब रेक्टेंगल की भी डायमेंशंस दी हुई हैं और इस सर्कुलर होल की भी डायमेंशंस दी हुई हैं और ये कितना नीचे है ये भी बताया हुआ है तो मान लीजिए बच्चों ये x है ये y है ये रेडियस r है और ये जो लेंथ है ये b है अब तो सिचुएशन ऐसी बच्चों की एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका विड्थ और लेंथ एक्स वाई है उसके बीचों बीच से एक मटेरियल हटा दिया जाता है मतलब एक होल क्रिएट कर देते हैं तो ये बीच में होल है ठीक है ये मटेरियल गायब है यहां से ये होल है और इस पूरे रेक्टेंगुलर शीट का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो मुझे केवल वो डायमेंशन बताइए जो बढ़ेंगी इनमें से कौन कौन सी डायमेंशन होंगी जो इंक्रीज हो जाएंगी वो बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस इंक्रीज सर दोनों इंक्रीज होगी सर आपने आर और बी पूछा है सर दोनों सब कुछ इंक्रीज होगा सर मतलब एक्स भी वाई भी और सर आर घटेगा और सब इंक्रीज होगा आर बढ़ेगा यस सर सर आर बढ़ेगा सर ठीक सारे इंक्रीज होंगे सर ओके ठीक है मैं एक बार एक एक करके पूछता हूँ बच्चों x के बारे में क्या ख्याल है आपका x की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी x बढ़ेगा बिल्कुल सही बात है x बिल्कुल बढ़ेगा y के बारे में क्या कहना है y भी बढ़ेगा बच्चों है ना इसमें कंफ्यूजन नहीं है आपको x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू बढ़ेगी b के बारे में क्या कहना है बच्चों b के बारे में बढ़ेगा सर बढ़ेगी और रेडियस ऑफ सर्कल बढ़ेगा ठीक है बच्चों देखिए आप
इसमें हर चीज बढ़ेगी। अब कारण ये है कि कुछ लोग को ये है कि सर यहाँ पे तो मटेरियल नहीं है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो बाहर वाली रिंग है ये टेम्परेचर बढ़ाने पे ये इस स्पेस को कम करेगा, पर बच्चों ऐसा होता नहीं है। देखिए हर एक चीज दूर जा रही है सबसे, ठीक है। तो ये जो ये पेरीफेरी वाले मटेरियल्स हैं इनकी टेंडेंसी क्या है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो इनकी टेंडेंसी है दूर जाना, है ना। ये अंदर क्यों आएंगे, ये अंदर आएंगे ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मटेरियल नहीं है, अगर भी मान लीजिए मटेरियल होता भी, ये जो नेक्स्ट लेयर अगर मान लीजिए होती, तो इन एटम्स की भी टेंडेंसी थी बाहर जाना, ये जो इस लेयर के एटम्स हैं वो भी बाहर जा रहे हैं, तो हर चीज बाहर ही जा रही है, तो रेडियस घटेगी नहीं। अच्छा इसको याद कैसे रखना है बच्चों, इसको याद रखिए जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, इट इज वेरी सिमिलर कि आप किसी फोटो को जूम कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी फोटो को जूम करते हैं तो उसका हर एक चीज उस फोटो में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, सबके डायमेंशन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हर एक जो डायमेंशन है वो इंक्रीज होगा, कुछ भी घटेगा नहीं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। बी कैसे बढ़ेगा, बी तो ये है ना, मतलब ये मटेरियल का ही तो हिस्सा है, ठीक है। तो आप ये भी बढ़ेगा ही, सारे डायमेंशन इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। या हाँ थोड़ा सा इसमें देखिए, जैसे ये भी बढ़ेगा, अब ये भी बढ़ेगा, है ना, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, पर इसमें इंक्रीज ज्यादा होगा, ठीक है, इसमें इंक्रीज ज्यादा होगा। मैं समझ गया आपका डाउट ये है कि सर ये वाले आइटम्स बढ़ेंगे और इसके बीच का सेपरेशन घटेगा, बट ये वाली लेंथ भी तो बढ़ेगी ना, ऊपर वाली लेंथ, समझ रहे हैं। नहीं नहीं बराबर नहीं रहेगा, नहीं नहीं कांस्टेंट नहीं रहेगा, बी बढ़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, जैसे फोटो आप खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद जो चीज आती है, जैसे आप जूम करते हैं तो हर चीज बढ़ती है। तो हो सकता है आपको लगे कि सर चूंकि ये वाली लेंथ बढ़ेगी, ये होल जो है बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो हो सकता है ये लेंथ कम हो जाए या कांस्टेंट रहे, तो ऐसा नहीं है, ये भी लेंथ बढ़ेगी, ऊपर वाली जो साइड है उसका इंक्रीमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको ओवरऑल ये याद रखना है कि जैसे कि जो पिक्चर का फोटो निकाल के हम जूम करते हैं तो हर चीज बढ़ती है, जैसे इस पूरी चीज का आप पिक्चर निकाल के जूम करेंगे तो बी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हर चीज बढ़ेगी बच्चों, रेडियस बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा, एवरीथिंग विल इंक्रीज। इसको नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। बच्चों नोट बना के कुछ एक आध पॉइंट आपको लिखवाने हैं, ये हो जाए तो बताइएगा, फिर पॉइंट्स लिखवा दूंगा। बच्चों चेंज कर दूं स्लाइड, ठीक, ओके। बच्चों देखिए 2 पॉइंट्स हैं, आप पूरा मत नोट करिए, मैं आपको बताऊंगा क्या नोट करना है, मैं थोड़ा सा इनको समझा दूं पहले दोनों पॉइंट्स को, फिर उसके बाद आपको क्या लिखवाना है मैं लिखवा दूंगा बोल के। पहला पॉइंट बोल रहा है बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन इज मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड्स बट मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेस बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स बट मिनिमम इन गैसेस। देखिए बच्चों गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच की सेपरेशन ज्यादा रहती है, ठीक है। तो उनका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं, सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम के सॉलिड का बढ़ाएं, सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम का गैस का बढ़ाएं, तो गैस में वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा होगा। कारण है कि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में अट्रैक्शन कम है। अब टेम्परेचर आपने दोनों का सेम बढ़ाया है, तो एक तरह से देखा जाए तो एनर्जी सेम दी गई है, ठीक है। तो एनर्जी सेम दी गई है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन ज्यादा होगा, तो उनमें डिफॉर्मेशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में भी वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, गैसेस में भी होता है, लेकिन गैसेस में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। लिक्विड में उनसे कम और सॉलिड्स में उनसे कम। दूसरा पॉइंट बोला गया कि सॉलिड्स कैन एक्सपेंड इन 1 डायमेंशन, लीनियर हो सकता है बच्चों सॉलिड्स का, 2 डायमेंशन सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो सकता है, 3 डायमेंशन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो सकता है। तो सॉलिड्स में तीनों टाइप के एक्सपेंशन हो सकते हैं, जबकि गैसेस और लिक्विड में केवल वॉल्यूम वाला होगा।
while liquid and gases usually suffers change in volume only, क्योंकि gases और liquid को वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल शेप दे पाना मुश्किल है, ठीक है। तो लिक्विड और गैसेस उनमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं इन पॉइंट्स को बच्चों, सिंपल फॉर्म में नोट बनाइए। पहला पॉइंट लिखिए, गैसेस गैसेस suffer gases suffer gases suffer maximum volume expansion, gases suffer maximum volume expansion। बच्चों गैसेस सफर मैक्सिमम थर्मल एक्सपेंशन लिख लीजिएगा वॉल्यूम की जगह, गैसेस सफर मैक्सिमम थर्मल एक्सपेंशन because of because of because of less, बोल देता हूं फिर से, गैसेस सफर मैक्सिमम थर्मल एक्सपेंशन, gases suffer maximum thermal expansion because of very less intermolecular forces, because of very less intermolecular forces, because of very less intermolecular forces। अगला पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, सेकंड पॉइंट, in liquids and gases, in liquids and gases, in liquids and gases in liquids and gases there is in liquids and gases there is volume change only, in liquids and gases there is volume change only, liquids and gases there is volume change only। कुछ एक बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा देख लीजिए और आंसर करिए। When a body is heated, then maximum rise will be in its length, surface area, volume, density। वॉल्यूम। yes sir. कारण क्या है बच्चों वॉल्यूम के राइज होने का सबसे ज्यादा? तो zero dimension बढ़ेगा। तीनों डायमेंशंस बढ़ते हैं एब्सोल्युटली। या बच्चों अगर और थोड़ा सिंपल हम लोग बोले तो 3 अल्फा बराबर होता है ना इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होगा। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। टैग से घबराइएगा नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं आप ये सवाल। बच्चों 10 के पावर -5 है, 1.6 इंटू 10 के पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस।
जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बता सकते हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्कशन कर सकते हैं। सर इसमें जो चेंज इन डायमीटर ऑफ होल है इसमें d into 10 की पावर 3 है कि -3? -3 है बच्चों, ये भी -3 है यार, डी इंटू डी की पावर -3 है। हाँ -3 है, मैं एक बार चेंज कर देता हूँ। सर d equals to 12। बच्चों ये थोड़ा सा प्लीज ध्यान रख लीजिएगा, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। डी इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर है। हाँ क्या आ रहा है बच्चा ऑप्शन, क्या आंसर आ रहा है आपका? द वैल्यू ऑफ डी विल बी मेरी 12 आ रही 12। ओके बच्चों वेट कर रहा हूँ जिनका भी आंसर आ जाए। एक आंसर आया अभी तक, 12 है। है 20.5 20.5 दूसरा आंसर है, 20.5 ठीक है। 12 आ रहा है ओके। जो 2-3 बच्चों के ही आंसर आए हैं, और किसी का कुछ आया है क्या? 2.6 आ रहा है ओके। टू 2 into 10 to the power -2। इंटू 10 के पावर -2। बच्चों थोड़ा सा आप लोग प्लीज ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे एक माइनस है, ठीक है? तो अगर आप लोग नहीं लिखे हैं अपने सॉल्यूशन में तो इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। अब बच्चों देखिए इसमें ना कुछ और अलग से आपको नहीं सोचना है। डायमीटर में इंक्रीज दिया है आपको सवाल में, डायमीटर में इंक्रीज आपसे पूछा गया है सवाल में, ओरिजिनल डायमीटर दिया हुआ है। तो बच्चों जैसे मान लीजिए कोई होल है, अब उसका आपको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे इंक्रीज इन डायमीटर पूछा गया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये मान लीजिए डायमीटर ऐसा है, आपको सवाल में दिया हुआ है, और इंक्रीज इन डायमीटर आपसे पूछ दिया गया है, तो आप मुझे बस इतना बताइए कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? लीनियर एक्सपेंशन वाला, ठीक है। तो इंक्रीज इन लेंथ बराबर ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब इंक्रीज इन डायमीटर बच्चों डी इंटू 10 के पावर -3 बोल दिया है, ओरिजिनल डायमीटर 5 सेंटीमीटर दिया है, अल्फा की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -5 है, और टेम्परेचर में इंक्रीज बच्चों 127 से 177 हो गया है, ठीक है। तो 150 डिग्री 150 डिग्री का है ना इंक्रीमेंट, ठीक है ना। अब सिंपल बच्चों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और डी की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास जो डी की वैल्यू आएगी ये हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर -5 इंटू 150 और डिवाइडेड बाई 10 के पावर -3। तो बच्चों यहां से मुझे दिख रहा है कि 15 टे 120, तो ये हो जाएगा बच्चों 1200 और 10 के पावर -2, तो ये बन जाएगा 1.2 इंटू 10 के पावर बच्चों -3। एक सेकंड ना, एक काम करते हैं, ये -2 इसको ले जाएगा तो 12 बचेगा, तो डी का वैल्यू बच्चों 12 आएगा, 12 आंसर आएगा। तुम लोग के बहुत अजीब अजीब से आंसर आए थे, अब मुझे बताओ कहाँ गड़बड़ किए हो, क्या किए हो तुम लोग, क्योंकि सवाल बिल्कुल आसान था। 12 ही आया था। जिनका 12 आया था बच्चों बहुत बढ़िया बात है, जिनका 12 के अलावा और कुछ आया था, सवाल बिल्कुल गलत होने लायक नहीं था बच्चों। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में फॉर्मूला जो पढ़ा था, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर आता चाहिए था आप लोग का। डायमीटर और लेंथ दोनों इक्वल होते हैं। हाँ मतलब इंक्रीज वैसा ही होगा ना बेटा, जस्ट बोलिए बोलिए। सर ये कंफ्यूज
वाला या फिर ई वेव वाला, क्योंकि ई वेव वाला में डायमीटर और रेडियस में रिलेशन होता है ना, तो इसीलिए समझ नहीं आया। ओके, पर देखिए एरिया में इंक्रीज या एरिया इंक्रीज निकालने के लिए सबसे पहले आपको एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने इनिशियल डाया पूछा था, इनिशियल डाया दिया हुआ है, इंक्रीज इन डायमीटर पूछा, तो डायमीटर मतलब लेंथ है ना। सर देवी अल्फा रखा है। क्या हुआ? सर देवी तो अल्फा रखा है। हाँ, दे भी तो अल्फा रखा है, सही है। और लेकिन डी समझ नहीं आया। मैं डी समझ नहीं आया, मतलब क्या नहीं समझ में आपको डी में? 10 की पावर -3 है कि 3 है? -3 है, 3 था पर वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, -3 था वहां पे, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें देखिए जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर ये भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्फा दिया हुआ है। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा बच्चों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू देख के वो एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो अल्फा, हाँ 2 अल्फा ले सकते थे, कि वॉल्यूम के लिए 3 अल्फा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए ठीक है। एक बार हाथ उठाइए बच्चों, थोड़ा सा कितने बच्चों का सही था ये, मैं पाठशालाओं के नाम लूंगा। रायबरेली में कितने बच्चों का सही था ये? 12 आ गया था, कितने बच्चों का आंसर? ठीक है। अयोध्या में कितने बच्चों का आ गया था? अयोध्या में हाथ उठाइए, गुड। आगरा कितने बच्चों का आ गया था? आगरा में, बहुत बढ़िया। मुरादाबाद 09, कितने बच्चों का आ गया था मुरादाबाद में? ठीक है। हल्द्वानी 04, हल्द्वानी 04 कितने बच्चों का आ गया था? हल्द्वानी 04, ओके। देवरिया कितने बच्चों ने निकाल लिया था आंसर? देवरिया में, गुड। नरनौल 03 कितने बच्चों का आ गया था? मथुरा 203 कितने बच्चों ने निकाल लिया था? 12 आंसर, ओके। अलीगढ़ 003, अलीगढ़ 003, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक था, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बलिया पाठशाला कितने बच्चों का आ गया था? 203 बलिया, हो गया था। गुड। गाजीपुर 203 गाजीपुर, कितने बच्चों का आ गया था गाजीपुर? गलत हो गया था। कोई नहीं, कोई नहीं, चलता रहता है। हल्द्वानी 03 कितने बच्चों का आ गया था हल्द्वानी में? 12, सर हाँ हाँ। सर इनिशियल डायमीटर दिया था सर, एरिया निकाल के एरिया वाला फॉर्मूला नहीं लगा। वही किया था मैंने भी, तो उसका सब नहीं आता। एरिया से देखो कैलकुलेशन बहुत फंस जाएगा, और पता है बच्चों एरिया में आपको बताऊं, कर सकते हैं ठीक है, पर थोड़ा सा आंसर आपका इधर उधर चला जाएगा, हो सकता है कैलकुलेशन भी बहुत अजीब सी बन जाए। एक्चुअली जब हम, हाँ, और दूसरी चीज बच्चों देखिए मैं आपको बताऊं, जब हम ये बीटा बराबर 2 अल्फा लिखते हैं ना, तो इसमें हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन भी लेते हैं कि जो इंक्रीज है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप फंस जाएंगे उसमें कैलकुलेशन में, या तो फिर आपका अंतर पड़ेगा। और दूसरी चीज बच्चों देखिए, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, ये सब लेंथ है, ठीक है। सरफेस एरिया हो गया या सरफेस इंक्रीज हो गया, फिर वहां पे एरिया की बात होती, तो थोड़ा सा इस चीज का डायमीटर रेडियस इसका मतलब लेंथ है। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलूंगा तो थोड़ा सा और हम लोग चर्चा करें इस पे, थर्मल एक्सपेंशन पे और बात करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है बताइए। सर। स्टेटमेंट ये है कि ऑल बॉडीज फॉल फ्रीली विद द सेम एक्सेलरेशन। ओके, स्टेटमेंट 2 है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। नहीं, दूसरा वाला गलत है बेटा। सर क्यों? सर नीचे जब मतलब ये हम्म। लगता है माइनस जी की डायरेक्शन में, तो वो डिपेंड करता है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहता है वो तो। हाँ, पर वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा ना, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। जिस प्लैनेट की सरफेस पे, जैसे प्लैनेट के मास पे डिपेंड करेगा। जैसे ये मान लीजिए प्लैनेट है और आप एक उसके विसिनिटी में एक m को छोड़ते हैं, तो इसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा, प्लैनेट के मास पे डिपेंड करेगा।